दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट और सुपर टेट की क्लास, दोनों जान लीजिए कॉम्बिनेशन है। तो आज हम हिंदी का पढ़ेंगे। आज पहली क्लास है हिंदी का, आप लोग जरूर देखिए। आज पहली क्लास में हम वर्णमाला को देखेंगे और इसका वन लाइनर क्वेश्चन भी करेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यू भी करेंगे। तो छोटा छोटा पार्ट में अगर पढ़ाएंगे तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा, बोर भी नहीं होंगे और समय है अभी तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी। क्योंकि तैयारी करने के लिए पहले से पढ़ाई करना ज़रूरी है, ठीक ना। आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आइए आज हम पहले वर्णमाला को पढ़ते हैं। तो देखिए वर्ण क्या है। वर्ण को जानते हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है, ठीक ना, लेकिन उसका क्षरण न हो तब। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो वर्ण है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक ना। वर्ण को हम मूल ध्वनि भी कहते हैं, ठीक ना। वर्ण को क्या कहते हैं? मूल ध्वनि भी कहते हैं, जिसका क्या होता है विभाजित नहीं किया जा सकता, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता, ठीक ना। वर्ण को और हम क्या नाम से जानते हैं? अक्षर नाम से भी जानते हैं, ठीक। आइए देखते हैं ध्वनि क्या है। ध्वनि शब्दों की आधारशिला है जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ आदि शब्द मनुष्य की वागिंद्री द्वारा व्यक्त होते हैं, तब वे ध्वनियां कहलाती है, ठीक ना। इसके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, ठीक। ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं, ठीक ना। देखिए जो ध्वनि होती है, ध्वनि को बोला और सुना जाता है, ध्वनि को बोला और सुना जाता है, जबकि वर्ण जो होता है उसे पढ़ा, लिखा और देखा जाता है। मान लीजिए हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, ध्वनि को किया जाता है, बोला जाता है, सुना जाता है। वर्ण को पढ़ा जाता है और लिखा जाता है और देखा जाता है, ठीक ना। आगे देखते हैं। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। वाक्य से कोई इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से कोई इकाई, देखिए क्या है, फिर से देख लेते हैं इसको। कह रहा है कि भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है, ठीक बात है। क्या होता है? भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वो वाक्य होता है, ठीक ना। वाक्य से जो छोटी इकाई होती है उसे उपवाक्य कहते हैं। जो वाक्य से बना होता है उसे उपवाक्य कहते हैं। और उपवाक्य से जो छोटी इकाई होती है उसे हम शब्द कहते हैं, ठीक ना। देखिए पद से छोटी इकाई को हम अक्षर कहते हैं तथा अक्षर से छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं, ठीक ना। कितना जबर तरीके से बताया गया है। वाक्य के से छोटी इकाई को उपवाक्य कहते हैं, ठीक ना। और उपवाक्य के छोटी इकाई को हम शब्द या पद कहते हैं। और शब्द से जो छोटी इकाई होती है उसे हम अक्षर कहते हैं, ठीक ना। अक्षर से जो छोटी इकाई होती है उसे हम वर्ण कहते हैं। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? वर्ण हो गई, ठीक ना। जैसे पानी, पानी शब्द में दो अक्षर है, पा और नी, ठीक ना। और इसमें वर्ण कितने हैं? चार वर्ण, प फिर आ प्लस न प्लस ई, ठीक ना। चार वर्ण हैं और अक्षर कितने हैं? दो अक्षर है, ठीक ना। आइए देखते हैं देवनागरी लिपि में। कह रहा है देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण होते हैं, ठीक। इनका विवरण इस प्रकार है। कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण। स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं। उष्म व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं।
संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, आगे देखते हैं। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं और द्विगु व्यंजन कितने होते हैं, 2 होते हैं और अयोगवा जो होते हैं वो भी 2 होते हैं। कुल मिलाकर के 52 होते हैं, ठीक ना। कितने होते हैं, 52 वर्ड होते हैं, ठीक, व्यंजन और स्वर को मिलाकर के, ठीक। देखिए स्वर कुल कितना होते हैं, मुख्य रूप से 11 स्वर होते हैं, ठीक ना। अभी हम ऊपर बताए भी है 11, लेकिन कुल 13 स्वर होते हैं, गिने जाते हैं, अंग और अ भी गिने जाते हैं, ठीक ना। तो कौन कौन होते हैं स्वर, अ होता है, आ होता है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 मुख्य रूप से होते हैं और अंग अह ये 2 और होते हैं, ठीक ना। तो कुल मिलाकर 13 होते हैं। देखिए इसमें अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। आगे देखते हैं ऊष्म व्यंजन कौन कौन होते हैं, स, स, ह। ऊष्म व्यंजन कौन कौन होते हैं, स, ह, 4 होते हैं, ठीक ना। और संयुक्त व्यंजन कौन होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, छ, त्र, ज्ञ संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक। अयोगवाह क्या होता है, जो वर्ण न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह जो होते हैं इनके 3 भेद होते हैं, ठीक ना, अनुस्वार, विसर्ग और चंद्र बिंदु। देखिए किसी शब्द पर ऐसे अगर ऊपर लगा है बिंदु तो इसको हम बोलेंगे अनुस्वार, और किसी शब्द वर्ड पर, सॉरी शब्द नहीं वर्ड पर अगर साइड में 2 बिंदु है तो उसे हम विसर्ग कहेंगे। और किसी शब्द पर, वर्ड पर, सॉरी बार बार शब्द आ रहा है, वर्ड पर या अक्षर पर, ठीक ना, अगर ऊपर चंद्र बिंदु लगा है तो चंद्र बिंदु कहेंगे, ठीक ना। ये होता है अयोग वाह। और द्विगुण क्या होता है, देख लेते हैं। जब एक ही व्यंजन 2 बार लगातार आता है तो उसे द्विगुण या द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब एक ही वर्ड 2 बार आता है तो आइए देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे इसको। जैसे पक्का, पक्का में क्या है, आधा क आया है फिर पूरा क आया है, एक ही बार में 2 ठो आया है। सच्चा में आधा स, आधा च फिर पूरा च, यही होता है हमारा द्विगुण व्यंजन, ठीक ना। आगे देखते हैं। अब यह तो इतना तक हम बता दिए, अब इसका स्वर और व्यंजन का 1 लाइनर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आइए देखते हैं, किस ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है। तो क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि किस ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है। कह रहे स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनिया को अनुस्वार कहा जाता है, ठीक ना। स्वर के बाद जो आने वाली ध्वनि होती है नासिक ध्वनिया को हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे ये होता है ना ऊपर बिंदु, यही अनुस्वार होता है, ठीक। आगे देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। तो देखिए जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे अभी हम बताए हैं क्या कहा जाता है, वर्ड कहा जाता है, ठीक। अब भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना गया है, ठीक ना। कह रहे भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई होती है उसे किसे माना गया है या किसे माना जाता है, ठीक ना। तो शब्द को, ठीक ना, किसको, शब्द को। और देखते हैं, भाषा की मूल इकाई, भाषा की मूल इकाई किसे कहते हैं, ध्वनि को। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। आगे देखते हैं, वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो देखिए वर्णों के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन, ठीक ना। अगला है, भाषा, जो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है।
जो देवनागरी लिपि है उसमें हिंदी भाषा में, हिंदी जो लिखी गई देवनागरी लिपि में लिखी गई है, ठीक ना। तो उसमें कुल 52 लिपि है, ठीक ना, 52 वर्ड होते हैं इस लिपि में हिंदी के जो देवनागरी लिपि है उसमें 52 वर्ड होते हैं। अगले देखते हैं, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो देखिए लिपि जो चिन्ह के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं, स्वर वर्ण देखते हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना अवरोध के हो स्वर कहलाता है। कह रहा है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना अवरोध के, बिना रुकावट के होता है उसे हम स्वर कहते हैं, ठीक ना। कह रहा है इनके स्वर के उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। कह रहा है कि इनके वर्णों के जो उच्चारण किया जाता है, बोला जाता है, किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, ठीक ना। देखिए हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है, जो इस प्रकार है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो देखते हैं हर्ष स्वर कौन कौन होते हैं। अ होता है, छोटा ई, छोटा ऊ और री, ये हर्ष स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर जो दीर्घ स्वर होता है वो आ होता है, बड़ी ई होता है और बड़ी ऊ होता है, ठीक ना। और संयुक्त क्या होता है, ए, ऐ, ओ, औ, ये संयुक्त स्वर होते हैं। देखिए अयोगवा किसे कहा गया है, अयोगवा, ठीक ना। देखिए आ गया, अयोगवा में हम बताए हैं दो ठो ना, एक चंद्र बिंदु होता है, अयोगवा 3 प्रकार के होते हैं बताए हैं, एक ऊपर एक बिंदु और एक साइड वाली बिंदु और एक चंद्र बिंदु, ये 3 होते हैं, ठीक ना। तो देखिए अयोगवा किसे कहा गया है, जैसे अंग और अंग अह को हम अयोगवा कहते हैं, ठीक ना। कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है जो कंठ के द्वारा बोला जाता है, वह क्या है, औ है, ठीक ना। करा छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, इया आदि का उच्चारण किससे होता है। तो देखिए इसका जो उच्चारण होता है तालव्य से होता है। किससे होता है? तालव्य से होता है। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए जिह्वा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है। कह रहा है ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है। तो ये जो है कंठोस्थ है। क्या है? कंठोस्थ। कंठ के साथ ओष्ठ का भी प्रयोग हो रहा है, ठीक ना। ओ बोलिए, देखिए ओ, औ, ठीक ना। आगे देखते हैं, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिक द्वार से भी निकलती है उसे क्या हम बोलते हैं, अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि जब हम स्वर होता है, जब कह रहा है कि स्वर में जब उच्चारण करते हैं, स्वरों में या स्वरों का जब उच्चारण करते हैं तो उसमें जो नाक के द्वारा ध्वनि जो निकलती है उसे किस प्रकार प्रकट किया जाता है। तो उसको देखिए हम चंद्र बिंदु के प्रकार से प्रकट करेंगे, ठीक ना, चंद्र बिंदु के माध्यम से, ठीक। और देखते हैं अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है। तो देखिए जो अनुनासिक स्वरों का जो उच्चारण स्थल होता है वह क्या होता है, नाक और मुंह। क्या होता है? नाक और मुंह होता है। और अगला है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उसे क्या कहते हैं। जब हवा नाक से निकलेगी उसे हम अनुनासिक स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुनासिक स्वर। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं निर्नुनासिक स्वर। जो सिर्फ मुख से निकलने वाली ध्वनि को हम बोलते हैं निर्नुनासिक स्वर। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है।
तो ये जो है पश्च समृत, किस प्रकार का है? पश्च समृत। री क्या है? पर है री क्या है? री ये क्या है? ये स्वर है, ठीक ना। अगला देखते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। तो देखिए उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। किसको? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक ना, और जो व्यंजन के उच्चारण में इसका में क्या होता है? सहायक होता है। व्यंजन में सहायक होता है लेकिन यह स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक ना, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, ठीक ना। स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है? 11 होती है मूल रूप से, अभी हम बताए हैं कितनी होती है? 11 होती है। वैसे एक अंग और अ भी आ जाता है, तो इसलिए हम 13 बोल सकते हैं, ठीक ना। लेकिन वो मूल रूप से मुख्य रूप से पूछेगा तो 11, ठीक ना। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। आइए देखते हैं। हर्ष, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? देखिए हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर ये जो है ये स्वर के प्रकार है। किसके प्रकार है? स्वर के। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? या 3 गुना समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। अगला देखते हैं, हिंदी भाषा में स्वर कह रहा है कि हिंदी भाषा में जो हर्ष स्वर जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से बताइए? य र ल व। कौन कौन से? य र ल व हर्ष स्वर होते हैं, ठीक ना। कह रहा है किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किस में होता है 2 गुना से ज्यादा समय? प्लुत स्वर में। किस में? प्लुत स्वर में। प्लुत स्वर कौन से है? ओम। देखिए बोलने पर प्लुत स्वर यहीं पर आ गया, ओम, ठीक ना। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना जा गया है? तो जब ऑप्शन होगा तब। तो देखिए संयुक्त स्वर क्या होता है? ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक ना। अगला देख लेते हैं, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? कह रहा है कि जब जीभ के आधार पर किया जाएगा तो कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो यह जो आएगा अर्ध विपरीत स्वर। कौन सा? अर्ध विपरीत स्वर। विपरीत स्वर कौन होते हैं? ये होता है। विपरीत स्वर क्या है? ये होता है, ध्यान रहे। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार आप डेली आपको हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी के साथ बताते हुए चलेंगे, जिससे आपका यूपी टेट सुपर टेट दोनों में फायदेमंद है, ठीक ना। यूपी टेट स्पेशल है और सुपर टेट में भी यही हिंदी का ही क्वेश्चन, यही व्याकरण ही पूछा जाता है, तो बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।